नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गणित की प्रकृति। तो देखिए, इसके पूर्व मेरा गणित शिक्षा से संबंधित गणित क्या है और गणित की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषा का एक वीडियो मेरे YouTube चैनल में अपलोड हो चुका है। तो यदि उसको आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो चैनल में जाके देख लें। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गणित की प्रकृति। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी विषय के अध्यापन के पूर्व हमको उस विषय की प्रकृति, उस विषय के बारे में समझ होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जब हम एक गणित शिक्षण की बात करते हैं तो गणित शिक्षण के पूर्व गणित की प्रकृति के बारे में हमको जानना अत्यंत आवश्यक होता है। तो देखिए, गणित की प्रकृति, इसके पूर्व हम लोग थोड़ी सी गणित को समझने की कोशिश करते हैं। गणित क्या है? गणित वस्तुतः संकल्पनाओं तथा गूढ़ विचारों की विषय सामग्री है। देखिए, गणित में ज़्यादातर संकल्पना होते हैं और गूढ़ विचार होते हैं। अब देखिए, इस विषय की प्रकृति अन्य विषयों से भिन्न है। हिंदी, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, सामान्य विज्ञान आदि की विषय वस्तु जीवन के अनुभव से सीधे संबंधित रहती है तथा इनके विषय क्षेत्र परस्पर अधिक गहराई से उतने जुड़े हुए नहीं होते हैं जितने गणित विषय वस्तु के। देखिए, जो बाकी विषय है, हिंदी हो, चाहे इतिहास हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे भूगोल हो, ये सारे क्या होता है, हमारे जीवन के अनुभव से एकदम डायरेक्ट संबंधित होते हैं, डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं, है ना। और इनका जो विषय क्षेत्र है, अलग अलग विषय है, अलग अलग टॉपिक है, वो जो है एक दूसरे से उतने ज़्यादा गहराई से जुड़े नहीं होते हैं जितने गणित के विषय वस्तु के। इसको आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, देखिए, जैसे कि यहाँ पे है, हिंदी में यदि आपको तुलसी भली भांति समझ में नहीं आया है तो भी सूरदास को समझने में आपको विशेष बाधा नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि बाकी विषय में क्या होता है कि एक विषय को एक टॉपिक को समझे नहीं है तो दूसरे टॉपिक को आप समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें कि यदि हम हिंदी की बात करेंगे तो तुलसी को आप भले ही नहीं समझ पाए, लेकिन हम सूरदास को समझने की कोशिश करेंगे तो उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। उसमें तुलसी को, जो तुलसी की अवधारणा या तुलसी के बारे में अगर हम लोग नहीं जानते हैं तो भी सूरदास को समझने में बहुत ज़्यादा बाधा नहीं आएगी। इसी प्रकार भारत के प्राकृतिक भागों की जानकारी आपको पूरी तरह नहीं है तो भी आप द्वारा किए गए निर्यातों को समझ सकते हैं। देखिए, यदि हमको भारत के प्राकृतिक भागों की जानकारी नहीं है तो भी हम जो निर्यात करेंगे उसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं, किंतु यह स्थिति गणित में नहीं है। देखिए, लेकिन ये स्थिति जो है गणित में नहीं है। चाहे इतिहास की बात करें, चाहे अन्य विषयों की बात करें, यदि इतिहास में हम लोग भारतीय इतिहास के स्रोत है या और इतिहास के जो पुराने हैं, है ना, उसको इतिहास को नहीं समझे हैं तो भी हम लोग जो है सामाजिक विज्ञान में राजनीति को समझ सकते हैं। या फिर इतिहास के स्रोत को नहीं समझे हैं लेकिन हम लोग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को समझ सकते हैं, ठीक है, या फिर विभिन्न। तो इस प्रकार से जो है अन्य विषयों में क्या होता है, टॉपिक जो है एक दूसरे से ज़्यादा रिलेटेड नहीं होते हैं, किंतु गणित में ये स्थिति क्या होती है, अलग होती है। जैसे कि यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, यदि आपको दशमलव के सिद्धांत स्पष्ट नहीं है तो आप किसी भी स्थिति में लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि से संबंधित समस्याओं को हल नहीं कर सकते हैं। देखिए, यदि हमको दशमलव के सिद्धांत नहीं है तो हम लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि से संबंधित समस्याओं को हल नहीं कर सकते। इसी प्रकार और देखते हैं, किसी विद्यार्थी को बिंदु, रेखा, त्रिभुज, आयत, वर्ग आदि की संकल्पनाएं स्पष्ट नहीं हो तो वह ज्यामिति के साध्यों को नहीं समझ सकेगा। मतलब क्या है कि यदि हम बिंदु, रेखा, त्रिभुज, आयत, वर्ग आदि के बारे में नहीं जानते हैं, उसके बारे में हमको समझ नहीं है तो हम ज्यामिति की अन्य अवधारणाओं को समझ ही नहीं पाएंगे। मतलब गणित में क्या होता है कि टॉपिक जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं कि एक टॉपिक को नहीं समझे तो हम दूसरे टॉपिक को नहीं समझ सकते। देखिए, आगे भी बीजगणित में छात्र यदि बीजीय राशियों का जोड़, गुणा, बाकी, भाग आदि संक्रियाएं नहीं जानते हैं तो वे गुणनखंड, समीकरण, ग्राफ आदि की समस्याओं को दक्षता के साथ नहीं कर सकेंगे। देखिए, इसमें भी वही चीज़ है कि अगर बीज गणित में बीजीय राशियों को जोड़ना ही नहीं आएगा, गुणा नहीं आएगा, भाग नहीं आएगा, तो बीजीय राशियों का गुणनखंड, समीकरण, ये सब को हम समझ ही नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं सकेंगे। देखिए, ये तथ्य गणित विषय से विशेष रूप से संबंधित है तथा गणित विषय वस्तु की प्रकृति पर
प्रकाश डालते हैं। तो देखिए इन बातों से आप लोगों को समझ आया होगा कि गणित की प्रकृति अन्य विषयों से किस प्रकार जो है भिन्न है। अब देखते हैं हम लोग, तो ये है थोड़ा इंट्रोडक्शन कि गणित की प्रकृति किस प्रकार से होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि गणित की प्रकृति। देखिए गणित की प्रकृति को निम्न बिंदुओं द्वारा भली भांति समझ सकते हैं। अब गणित की प्रकृति को हम देखिए, जो बहुत सारा बिंदु है, 20-21 बिंदु है, जिसके द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला बिंदु है, गणित का सीधा संबंध नाप तोल से है। गणित के सिद्धांतों के ज्ञान के बिना हम किसी भी क्षेत्र की नाप तोल नहीं कर सकते। देखिए गणित का सीधा संबंध किससे है, तो एक प्रकार से मान सकते हैं कि नाप तोल से है। और गणित के सिद्धांत के ज्ञान के बिना हम किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो अन्य विषयों की बात करें, तो किसी भी क्षेत्र की नाप तोल नहीं कर सकते। तो ये एक इसका बिंदु है कि गणित का सीधा संबंध नाप तोल से होता है। देखिए दूसरा है कि गणित की अपनी भाषा है। देखिए गणित की क्या है, अपनी स्वयं की भाषा है। भाषा से यहाँ तात्पर्य क्या है, देखिए भाषा से यहाँ तात्पर्य है गणितीय पद, मैथमेटिकल टर्म्स, गणितीय प्रत्यय, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, गणितीय सूत्र, मैथमेटिकल फार्मूला, गणितीय संकेत, मैथमेटिकल साइन, देखिए सिद्धांत, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, तथा गणितीय संकेत, ठीक, प्रक्रिया आदि से है। देखिए अब गणित की अपनी स्वयं की भाषा होती है। अब भाषा से यहाँ तात्पर्य क्या है कि गणित के जो पद है, गणितीय प्रत्यय है, गणितीय कॉन्सेप्ट है, गणितीय सूत्र है, गणितीय संकेत है, उनके सिद्धांत है, और गणितीय संकेत, उसमें जो जो प्रक्रिया है, ये सब क्या है, ये इसी को गणित की भाषा बोलते हैं। देखिए आदि से है, जो कि विशेष प्रकार के होते हैं तथा गणित की भाषा को जन्म देते हैं। अब देखिए ये तो आया कि गणित की अपनी भाषा होती है, और गणित की भाषा से मतलब क्या है कि गणित के जो पद, कॉन्सेप्ट, सूत्र, सिद्धांत, गणितीय संकेत, ये सब गणित की भाषा को जन्म देते हैं। अब देखिए विश्व के सभी शिक्षा संस्थानों में गणित की लगभग समान विषय वस्तु पढ़ाई जाती है। चूँकि गणित एक अंतर्राष्ट्रीय विषय है, अतः इसके विकास में सभी देशों के गणितज्ञों का योगदान रहा है। देखिए गणित के सभी शिक्षा संस्थानों में गणित की लगभग समान विषय वस्तु पढ़ाई जाती है, अलग अलग नहीं रहता है। और गणित के जो संकेत रहते हैं वो सारे जगह एक जैसे रहते हैं, अलग नहीं होता है। इसलिए गणित क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय विषय है। अब देखिए इसके विकास में सभी देशों के गणितज्ञों का योगदान रहा है। भाषा, भूगोल, रहन सहन, इतिहास आदि अलग होने के बावजूद गणित की भाषा सभी देशों में समान है। जोड़, बाकी, गुणा, दशमलव, प्रतिशत, औसत, समुच्चय, संबंध, फलन आदि के सिद्धांत विश्व के सभी शिक्षा संस्थानों में समान है। गणित की भाषा सांकेतिक है। अब देखिए इसका यहाँ का मतलब क्या हुआ कि गणित की जो भाषा है वो चाहे कि कोई भी देश हो, सभी देशों में गणित की भाषा एक समान है। गणित की अलग अलग भाषा नहीं है कि जैसे इंग्लैंड में गणित को की अलग भाषा नहीं है, ठीक है। और सारे देशों में गणित की क्या है, एक समान भाषा है। और गणित की भाषा कैसी है, तो गणित की भाषा है सांकेतिक। तीसरा पॉइंट को देखते हैं हम लोग। गणित में सामान्यीकरण, आगमन, निगमन, अमूर्तन आदि मानसिक क्रियाओं की सहायता से सिद्धांतों, प्रक्रियाओं, सूत्रों आदि को गणितीय भाषा में प्रकट किया जाता है। अब देखिए गणित में जो है सिद्धांत, प्रक्रिया या सूत्र का निर्माण कैसे किया जाता है, तो गणित में सामान्यीकरण, आगमन, निगमन, अमूर्तन आदि जो है मानसिक क्रियाओं के द्वारा सिद्धांत, सूत्र आदि की रचना करते हैं और उसको क्या करते हैं, गणितीय भाषा में व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बिंदु है गणित में संख्याओं, स्थान, मापन या माप तौल आदि का अध्ययन किया जाता है। संख्याओं, स्थान एवं मापन से संबंधित सिद्धांतों के आधार पर ही अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, समुच्चय, संबंध, फलन आदि का विकास हुआ है। देखिए गणित में क्या क्या करते हैं, संख्याओं का, स्थान का, मापन या माप तौल आदि का अध्ययन करते हैं, आदि को पढ़ते हैं। अब देखिए इन्हीं संख्याओं, स्थान एवं मापन के आधार पे ही अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, समुच्चय, संबंध, फलन और जो गणित के अन्य अवधारणाएं हैं उनका जो है विकास हुआ है। ये एक प्रकार से बोल सकते हैं कि गणित की संकल्पनाओं के विकास का मूल क्या है, तो संख्या, स्थान और मापन है। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए संख्याएं, स्थान, मापन आदि गणित का आधार है।
इसमें वस्तुओं के संबंध में तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। 5वां पॉइंट देखिए, स्थूल वस्तुओं के निरीक्षण तथा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से गणित की नई संकल्पनाओं की खोज की जाती है तथा उन्हें संख्यात्मक तथा बीजीय भाषा में प्रकट किया जाता है। वातावरण में घटित घटनाओं एवं तथ्यों की सहायता से गणितीय सिद्धांतों को खोजा जाता है। देखिए, इस प्रकार गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियाँ है। देखिए, एक इसका गणित की प्रकृति क्या है कि मूर्त वस्तुओं के माध्यम से, मूर्त वस्तुओं के निरीक्षण के माध्यम से, हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से क्या करते हैं, हम गणित की नई नई संकल्पनाओं की खोज करते जाते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, संख्यात्मक या बीजीय भाषा में, गणित की जो भाषा है उसमें व्यक्त करते जाते हैं। इस प्रकार देखते हैं हम लोग कि गणित के ज्ञान का आधार क्या है, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। अगला पॉइंट देखिए, इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। अब देखिए, जब गणित की हम सूत्र सिद्धांत की रचना करते हैं तो उसका ज्ञान का आधार क्या होता है, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होते हैं। मतलब उसका जो आधार जो है निश्चित होता है, जिससे यदि आधार निश्चित है मतलब उस पर पूरी तरीके से विश्वास किया जा सकता है। अब पॉइंट 7वां को देखिए, गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक और अधिक स्पष्ट होता है जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। देखिए, गणित का ज्ञान जो है क्या होता है, यथार्थ होता है, वास्तविक होता है और सिस्टमेटिक होता है, क्रमबद्ध होता है, उसमें तर्क का समावेश होता है और क्या होता है, अधिक क्लियर होता है, स्पष्ट होता है। यदि हम गणित को एक बार समझ लेते हैं तो उसको फिर भूलते नहीं हैं। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट 8, गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है। जैसे ठोसों के आयतन ज्ञात करने के लिए जो सूत्र प्रयोग किए जाते हैं वे अमूर्त होते हैं, परंतु सूत्रों का प्रयोग करने पर जब व्यवहारिक दृष्टि से ठोसों के आयतन की गणना करते हैं तो वे स्थूल रूप में ही बदल जाते हैं। देखिए, गणित में अमूर्त प्रत्यय मतलब अमूर्त जो कॉन्सेप्ट है उसको मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है और उनकी व्याख्या भी की जाती है। जैसे कि ठोसों का आयतन यदि हम लोग सूत्र की सहायता से निकालते हैं तो वे क्या होते हैं, वे अमूर्त होते हैं यदि सूत्र की सहायता से निकालते हैं तो। लेकिन जब सूत्र का प्रयोग करने पर हम लोग देखते हैं कि ठोसों के आयतन की गणना व्यावहारिक दृष्टि से भी करते हैं तो उतना ही आता है, तो ये क्या होता है, जो सूत्र है वो मूर्त रूप में परिवर्तित हो जाता है और उनकी व्याख्या की जा सकती है। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट 9, गणित का ज्ञान विश्व में समान रूप का होता है, अर्थात गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं तथा उसका सत्यापन किसी भी समय तथा किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। देखिए, इसको पूर्व में भी मैं बोल चुका हूँ कि गणित का ज्ञान जो है विश्व में समान रूप से होता है, अलग अलग नहीं होता है। चाहे कोई भी देश हो, गणित का ज्ञान जो है एक समान है। गणित, उसके नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं और देखिए उसका सत्यापन भी कहीं पे भी किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। अगला पॉइंट देखिए, गणित की समस्याओं के उत्तर सदैव स्थिर रहते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, वह विवादास्पद नहीं होते हैं जैसा कि अन्य सामाजिक विषयों में होता है। देखिए, अब गणित की जो भी समस्याएं होती है उसके सदैव उसके उत्तर क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। चाहे आप कोई भी व्यक्ति उस समस्या को हल करेगा तो उसका उत्तर वही आएगा, ठीक है, वो क्या होते हैं, विवादास्पद नहीं होते हैं। लेकिन जिस प्रकार यदि अन्य सामाजिक विषयों में हम लोग चर्चा करते हैं तो उसमें हर व्यक्ति के अपनी सोच के आधार पे उसका उत्तर हो सकता है, तो लेकिन गणित में ऐसा नहीं होता है। गणित की जो समस्या रहता है उसका उत्तर क्या होता है, एक स्थिर रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट 11, दर्शन तथा सामाजिक विषयों में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु गणित की घटनाओं का विचार सर्वमान्य माना जाता है। देखिए, अलग अलग दर्शन हैं या सामाजिक विषयों में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विचार तो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे पूर्व में पॉइंट 10 में भी यही बात है कि अन्य विषयों में व्यक्ति के विचार जो है भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु जब हम गणित की घटनाओं का विचार करेंगे तो
वो क्या होगा, सभी जगह सर्वमान्य ही माना जाता है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति वही उत्तर वहाँ पे देगा। देखिए इसलिए क्या है, बर्ट्रैंड रसल ने कहा था कि यद्यपि गणित तर्कशास्त्र की एक शाखा नहीं है, फिर भी यह तर्कपूर्ण भाषा है। देखिए किसने कहा है, बर्ट्रैंड रसल ने, और इसलिए इसे सर्वमान्य बना दिया कि इसमें तथ्य तर्क पर आधारित है। देखिए अब गणित जो है, गणित किस पे आधारित है, तो गणित जो है तर्क पे आधारित है, इसलिए इसकी जो ये जो है सर्वमान्य माना जाता है। अब देखिए पॉइंट 12, इसका जो है PDF मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, क्योंकि बहुत लंबा है, तो इसको आप जब वीडियो को देख लेंगे तो रिवाइज करने का वो काम आएगा। देखिए पॉइंट 12 क्या कहता है, गणित की विषय वस्तु में क्रमबद्धता तथा व्यवस्था है। गणित सीखने हेतु निश्चित क्रमबद्धता को आधार बनाया जाता है तथा प्रत्येक पद को समझकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। गणित के ज्ञान में कमियां बाधा उत्पन्न करती है तथा ज्ञान की व्यवस्था में तारतम्य स्थापित नहीं हो पाता है। किसी उप विषय को सीखने के लिए उससे संबंधित समस्त सामग्री को व्यवस्थित तरीके से समझना आवश्यक है। यदि ज्ञान में कोई कमी रह जाती है तो गणित की समस्याओं को हल करने में तथा आगे की संबंधित सामग्री को समझने में तथा सहसंबद्धता स्थापित करने में कठिनाइयाँ आती है। इसका मतलब ये है कि यदि हम गणित में एक चीज़ को नहीं समझ पाए रहते हैं, क्योंकि गणित की विषय वस्तु क्या होती है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है, तो उसमें हमको एक स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ता है। यदि हम पहले संख्या को सीखेंगे, संख्या के बाद जोड़ घटाना, है ना, तो यदि जोड़ घटाना को नहीं सीखे हैं तो हम सीधा सीधा भाग और गुणा को सीख नहीं सकते। तो इसलिए क्या होता है, गणित को सीखने के लिए एक निश्चित क्रमबद्धता को आधार बनाया जाता है और प्रत्येक पद को समझने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यदि किसी पद को हम लोग नहीं समझे हैं तो वो क्या करेगा, हमको आगे गणित को सीखने में बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक है, क्योंकि गणित की विषय वस्तु क्या होती है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है, जिसके कारण हम एक बिंदु को छोड़ के अगर दूसरा को सीखना चाहे तो वहाँ पे हमको बहुत समस्या आने लगती है। अब देखिए पॉइंट 12, गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्कसंगत होते हैं। देखिए गणित के निष्कर्ष कैसे होते हैं, निश्चित एवं तर्कसंगत होते हैं। इन निष्कर्षों को सत्यापित किया जा सकता है। गणित के निष्कर्षों का निरूपण तर्क एवं बुद्धि की सहायता से किया जाता है। समस्याओं के तथ्यों को परिवर्तन करने पर निष्कर्ष भी बदल जाते हैं। देखिए गणित के निष्कर्ष कैसे होते हैं, निश्चित और तर्कसंगत होते हैं। यदि हम समस्याओं के तथ्य को परिवर्तन कर देते हैं तो निष्कर्ष भी उसका बदल जाता है। अब देखिए पॉइंट 13, गणित एक प्रकार से रसहीन विषय है, क्योंकि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि की तरह गणित में प्रयोगशाला नहीं होती है तथा गणित की समस्याओं का प्रयोगशाला में भौतिक सत्यापन वर्तमान परिस्थितियों में संभव नहीं है। गणित सीखने में मानसिक चिंतन एवं मौलिकता ही प्रमुख है। देखिए अब गणित हमको क्यों कठिन लगती है, क्योंकि गणित जो है एक प्रकार से रसहीन विषय है। ठीक है, अब ये रसहीन क्यों है, क्योंकि अन्य विषयों की तुलना, अन्य विषयों के जैसे हम लोग भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है या अन्य विषय है, उसको हम लोग प्रयोगशाला में करके देख सकते हैं या वो एकदम डायरेक्ट हमारे जीवन के अनुभव से रिलेटेड होता है। लेकिन जब हम लोग गणित की बहुत सारी अवधारणाएं क्या होती है, अमूर्त होती है, जिसके कारण और उसको हम लोग प्रयोगशाला में उसका भौतिक सत्यापन उसको करके सत्यापित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये जो है हमको कठिन लगने लगता है और गणित एक प्रकार से रसहीन विषय बन जाता है। क्योंकि गणित सीखने में हमारी जो मानसिक चिंतन एवं मौलिकता ही प्रमुख है ना, उसको हर चीज़ को डायरेक्ट मूर्त रूप में बता पाना गणित में संभव नहीं होता है। तो इसमें क्या होती है, मानसिक चिंतन एवं मौलिकता ही प्रमुख होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, गणित की विभिन्न शाखाओं का मूलभूत आधार संख्या प्रणाली है। संख्याओं को बीजगणितीय प्रतीकों से प्रकट कर उनकी विशेषताओं का विवेचन किया जाता है। देखिए गणित की विभिन्न शाखा है, उसका मूल आधार क्या है, संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली के आधार पर ही अन्य गणितीय शाखाओं का विकास हुआ है। अब देखिए पॉइंट 15, यह एक अमूर्त विषय है। गणित को अमूर्त विचारों एवं आकृतियों का विज्ञान कहा जाता है। देखिए गणित कैसा है, अमूर्त विषय है। गणित को अमूर्त विचारों एवं आकृतियों का विज्ञान भी कहा जाता है।
देखिए पॉइंट 16, गणित की प्रकृति में गूढ़ता एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रत्येक गणितीय कथन का निश्चित आधार होता है। कोई बात बिना आधार के स्वीकार नहीं की जा सकती है। उदाहरणार्थ, ज्यामिति में उपपत्ति के प्रत्येक पद का ठोस आधार होता है तथा निगमन विधि के बिंदुओं को ठोस सैद्धांतिक आधार प्रदान किया जाता है। देखिए गणित की प्रकृति कैसी होती है, गूढ़ होती है, और इसके प्रत्येक गणितीय कथन है या गणितीय सूत्र है उसका एक निश्चित आधार होता है। कोई भी बात, कोई भी सूत्र या कोई भी सिद्धांत बिना आधार के स्वीकार नहीं किया जाता गणित में। अगला पॉइंट देखिए, गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है। गणित में एक प्रकार की निश्चितता है जिसके कारण चिंतन में होने वाली संभावित त्रुटियां कम हो जाती है। देखिए गणित की विषय वस्तु में क्या है, एक दूसरे से सामंजस्य है, और गणित में एक निश्चितता है, एक क्रमबद्धता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारी जो मानसिक चिंतन है वहाँ पे संभावित त्रुटियां कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नहीं अगला पॉइंट देखते हैं। गणित में स्वयं सिद्धियां हैं, अपरिभाषित शब्दों आदि को चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता है जब तक कि वे परस्पर एक रूप हैं। जिस प्रकार संगीतज्ञ, चित्रकार, मूर्तिकार आदि को असीमित स्वतंत्रता होती है, उसी प्रकार गणितज्ञों को भी गणित के निर्माण में पूरी स्वतंत्रता है यदि मूलभूत सिद्धांतों में टकराव न पैदा होता हो। गणित देखने एवं सोचने का नया तरीका है। देखिए गणित में जो है गणितज्ञों को पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि वो गणित के सिद्धांतों का निर्माण करें, लेकिन वहाँ पे क्या हो, गणित के सिद्धांत का निर्माण करते समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके जो मूलभूत सिद्धांत है उसमें ही कुछ विकृति, मतलब कुछ मूलभूत सिद्धांत का उसमें पालन होना चाहिए, उसमें टकराव पैदा नहीं होना चाहिए। देखिए गणित यहाँ पे दिया है, गणित देखने एवं सोचने का एक नया तरीका है। पॉइंट 19 देखते हैं। गणित के ज्ञान का प्रयोग अन्य विषयों में विस्तार से किया जाता है। देखिए गणित जो है प्रत्येक विषय का एक प्रकार से आधार बोले तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। गणित के ज्ञान का प्रयोग अन्य विषयों में बहुत विस्तार से किया जाता है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान और सांख्यिकी तो गणित के अंग है। देखिए भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जियोलॉजी है ना, ये सब सांख्यिकी है, ये तो गणित के ही अंग है। इसके अतिरिक्त भूगोल, वाणिज्य व जीव विज्ञान, यहाँ तक कि प्रत्येक विषय गणित का सहारा लेता है, चाहे भूगोल हो, चाहे वाणिज्य हो, चाहे जीव विज्ञान हो, प्रत्येक विषय गणित का सहारा लेता है। और देखते हैं यहाँ तक कि हिंदी, अंग्रेजी जैसे साहित्यिक विषय भी छंदों की मात्रा गिनने में गणित का सहारा लेते हैं। देखिए यहाँ पे कि गणित जो है प्रत्येक विषय को गणित का कहीं ना कहीं उपयोग करना, गणित के ज्ञान का प्रयोग करना पड़ता ही है। देखो यहाँ पे चाहे वो क्यों नहीं, साहित्यिक विषय भी क्यों ना हो, जैसे हिंदी अंग्रेजी में भी यदि छंदों की मात्रा गिनने की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें भी गणित के ज्ञान का प्रयोग हो रहा है। अब देखिए पॉइंट 20, गणित जगतजन्य विषय है। जगतजन्य विषय मतलब विश्वव्यापी विषय, जिसकी मान्यताएं दुनिया के प्रत्येक कोने से सर्वमान्य है। यह ज्ञान समय स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होता है। गणित का ज्ञान ठीक, स्पष्ट, तार्किक तथा क्रमबद्ध रूप में होता है। उसे एक बार समझने पर आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। देखिए कि गणित का जगतजन्य विषय मतलब विश्वव्याप्त विषय है, और जो विश्व में सब जगह सर्वमान्य है, जिसका रूप जो है सभी जगह एक समान है। और ये जो है इसका गणित का ज्ञान जो है समय और स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होता है। देखो कि अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट 21, गणित के माध्यम से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं तथा उनके आधार पर भविष्यवाणी किए जाते हैं वह हमारे उद्देश्यों को पूरा करने में समर्थ होते हैं। देखिए कि गणित के आधार पर जो भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं या जो भी संकल्पना सूत्र निकाले गए हैं वो क्या होते हैं, हमारे भविष्य, उनके आधार पर भविष्यवाणी किए जा सकते हैं और वह हमारे उद्देश्यों को पूरा करने में समर्थ होते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो जलवायु का है ना, कि बारिश होने वाली है या मौसम तूफान आने वाला है, ये सारी चीज़ों की भविष्यवाणी किसके आधार पे की जा सकती है, तो गणित के आधार पे ही, उसके कैलकुलेशन के आधार पे जो है इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। तो देखिए
अंत में गणित की प्रकृति के बारे में कुछ अन्य बातें भी कही जा सकती है। गणित स्वयं में अनुभवजन्य विज्ञान नहीं है। यह प्रकृति से तथ्यों से अवलोकन के द्वारा तथ्यों को एकत्रित नहीं करती। यह तो विश्वव्यापी भाषा है, जैसे कि कोई भी विज्ञान या तकनीकी को भव्य शक्ति तथा सुविधा से प्रयोग किया जाता है। देखिए, गणित की प्रत्येक अवधारणा को अनुभव नहीं किया जा सकता, लेकिन ये क्या है, ये विश्वव्यापी है और इसकी भाषा जो है सारे विश्व में एक समान है, और जिसके प्रयोग से हम विज्ञान को या तकनीकी को समझ के उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था गणित की प्रकृति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, और इसके आधार पे हम लोग गणित की प्रकृति को समझने की कोशिश किए हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसका PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको एक बार पढ़ भी सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।